जो भी छात्र बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी छात्र बीए थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में हैं और वो लोग इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास सब्जेक्ट लेकर रखे हैं, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, भारत का आधुनिक इतिहास है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आप लोगों को वीडियो पूरा का पूरा देखना है। तो इस वीडियो में हम वही सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम से पैटर्न से बहुत ही सुमेलित होते हैं, यानी कि मेल खाते हैं। और यदि आप लोग वाकई में पास होना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाले, क्योंकि ये वीडियो महासंग्राम क्लास होने वाली है। क्योंकि इसमें वही सभी क्वेश्चन और आंसर साथ में प्रोवाइड किए गए हैं विद पीडीएफ। ये नहीं कि विदाउट पीडीएफ है, विद पीडीएफ है। आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में मिलेगा। आप लोग उसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड कर दिए, सबका पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पाया था, तो अब सभी का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। सभी के सभी पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग टेलीग्राम पर जरूर विजिट करेंगे और अपने सेमेस्टर वाइज वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाकर अपने सेमेस्टर वाइज वीडियो सभी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो जैसा कि ये हमारा है बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन और आंसर सभी देख लीजिए। बहुत ही न ज़्यादा लॉन्ग में न ज़्यादा शॉर्ट में बहुत अच्छे से क्वेश्चन मतलब यहाँ पर आंसर प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि राजपूतों के उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो राजपूत के उत्पत्ति के थे सिद्धांत थे, कुछ के अग्निकुंड सिद्धांत थे, तो उसमें क्या है, तो चंद्रवरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, आप लोगों को पता होगा यदि हिंदी आप लोगों का था तो पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था, ये जो बहुत ही प्रसिद्ध था, फेमस था, आप लोगों के लिए पता होगा कि इसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि, सही दोस्तों, ये यहाँ पर उन्होंने उसने कर दिया है, यहाँ पर आप लोगों को उन्होंने होना चाहिए क्योंकि वो कोई एक मतलब तुच्छ मात्र प्राणी नहीं है। तो इसलिए यहाँ आप लोगों को लिखना है कि उन्होंने लिखा है कि जब आबू पर्वत पर ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को दैत्य राक्षस विध्वंस कर रहे थे तो दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ ने उसी यज्ञकुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक और प्रतिहार कहलाए। इसके उपरांत चतुर्थ योद्धा चहमान यानी कि चौहान को उत्पन्न किया। और इसी के साथ क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जो थे राजपूत, वो बहुत ही प्रसिद्ध राजा भी थे, योद्धा भी थे। और उसी के साथ इनके बारे में लिख दिया गया कि पृथ्वीराज रासो के यहाँ पर रचना की गई चंद्रवरदाई के द्वारा। फिर क्या है, राजत रंगड़ी क्या है, तो राजत रंगड़ी आधुनिक ऐतिहासिक मापदंडों पर राजत रचित राजत रंगड़ी प्राचीन कश्मीर का एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना कल्हड़ ने की थी। आप लोगों को पता होगा कि रजत रंगड़ी की रचना किसने की थी, तो कल्हड़ ने की थी। सन 1148 से 1150 ईस्वी के मध्य इसमें कुल 8 तरंग हैं। रजत रंगड़ी इतिहास अध्ययन का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। कल्हड़ निष्पक्ष इतिहासकार थे। कहा भी गया है कि वही गुणवान व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है जो राग द्वेष से ऊपर उठकर एकमात्र सत्य का निरूपण करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजत रंगड़ी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और फिर क्या है, पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो खालिमपुर अभिलेख के अनुसार राजनीतिक अव्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति ने गोपाल को राजा चुना। गोपाल की राजनीतिक एवं सैनिक उपलब्धियों के बारे में निश्चयात्मक रूप में मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि उसने बंगाल की अस्त व्यस्तता और शासनाभाव मात्सन मार्क्स न्याय का अंत कर पाल राज्य की नींव डाली। यही पाल वंश का संस्थापक बना। यानी कि कौन पाल वंश का संस्थापक था, तो गोपाल, जिसका क्या नाम था, गोपाल था। ये कहाँ मिलता है, किस अभिलेख के अनुसार, तो खालिमपुर अभिलेख के अनुसार ये मिलता है। कौन था इसका संस्थापक, तो गोपाल था। और गोपाल ही पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर प्रतिहारों की उत्पत्ति बताइए, तो प्रतिहार आप लोगों को पता होगा कि प्रतिहारों की उत्पत्ति में विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग उन्हें विदेशी तो कुछ स्वदेशी मानते हैं, परंतु वे वास्तव में भारतीय थे। डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक का अभिमत है कि उनके अभिलेखों से जो ज्ञात होता है उससे वे मूलतः ब्राह्मण ठहरते हैं जो बाद में क्षत्रिय हो गए। बाद में उन्होंने अपने को क्षत्रिय शिरोमणि लक्ष्मण से जोड़ लिया। यानी कि प्रतिहारों की उत्पत्ति क्या बताई जाती है, तो प्रतिहारों की उत्पत्ति उसमें कई लोगों का अलग अलग मतभेद है। कोई स्वदेशी मानता है तो कोई उन्हें विदेशी मानता है। और किसके अनुसार ये मतलब
किसके अभिलेखों के अनुसार कुछ ज्ञात होता है तो वो विशुद्धानंद पाठक जी के द्वारा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वो क्या थे मूल में, मतलब मूल यानी उनका जो रियल था, ओरिजिनल कास्ट क्या था, उनका जो रिलीजन था वो ब्राह्मण था। और वो फिर बाद में क्या हो गए, तो वो बाद में क्षत्रिय हो गए और किनसे अपना नाता जोड़ लिया, तो क्षत्रिय शिरोमणि लक्ष्मण से। तो इस प्रकार से आप लोग छोटे छोटे आंसर बनाकर बहुत जल्दी से अच्छे से याद कर सकते हैं। विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ कौन था? तो विग्रह राज ने अपने भाई जगदेव की हत्या कर 1150 ईस्वी में चाहमान वंश के सिंहासन पर बैठा। वह बीसल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर आप लोगों को पता होगा कि एक बीसल देव रासो एक रचना भी थी, जिसकी मतलब वो रचना भी लिखी गई थी। वह चाहमान वंश का महाप्रतापी सम्राट था। सिंहासन पर बैठते ही चाहमानों के गौरव की वृद्धि में जुट गया। यानी कि चाहमान, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को चाहमान क्या है, चाहमान यानी कि आप लोग को यहाँ पर चौहान होना चाहिए, मतलब चौहान है। चाहमान का दूसरा रूप क्या है, चाहमान। आप लोगों ने तो पूरा वीडियो शुरू से देखा है तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि चहमान और चौहान दोनों एक ही है। और आप लोग यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी नहीं किया है। और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। और जिन लोगों का भी एग्जाम आने वाले दिनों में है उन लोगों के लिए वीडियो तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फिर क्या हुआ कि उसने, किसने, विग्रहराज यानी बीसल देव ने चालुक्य, दिल्ली के तोमर, मालवा तथा तुर्कों पर विजय प्राप्त की। उसने अपनी कार्यकुशलता से चाहमानों को उत्तरी भारत की सबसे शक्तिशाली सत्ता बना दिया। यानी कि चौहानों को उसने उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली सत्ता बना दिया। और किसकी हत्या की थी उसने, बिसल ने? तो अपने भाई जगदेव की। बिसल का और क्या नाम था, विग्रहराज, यानी विग्रहराज का और दूसरा नाम क्या था, तो बिसल के नाम से प्रसिद्ध था। और वह किसका सम्राट था, किस वंश का, तो चौहान वंश का था। फिर ये सब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। महमूद गजनवी के बारे में देख लेते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। महमूद गजनवी एक क्या था, आक्रमणकारी था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। और उसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भारत की धन संपत्ति को लूटना था। वह धन का बहुत बड़ा लालची था। क्या था वो, उसका प्रमुख उद्देश्य था वह धन और संपत्ति को लूटना। और वह धन का बहुत बड़ा लालची था। उसके आक्रमणों में 1025 ईस्वी का सोमनाथ पर आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण था। यानी कि जो सोमनाथ की मंदिर है उस पर उसका आक्रमण जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है वो। इस आक्रमण में हिंदुओं की पराजय हुई तथा मंदिर से अपार संपत्ति हाथ लगी। इसमें क्या हुआ, हिंदुओं की हार हो गई और मंदिर से उसे बहुत ज़्यादा धन संपत्ति उसके हाथ लग गई। कहा जाता है 200 ऊँट सोने चांदी के वजन से कराहते हुए गजनवी पहुंचे। यानी कि 200 ऊँट जो सोने चांदी से वजन थे, यानी कि 200 ऊँटों पर सोने चांदी लाद कर ले जाया गया। यानी कि महमूद गजनवी इतना भयानक आक्रमणकारी था। तो ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। गोविंद चंद्र गाहड़वाल, तो गोविंद चंद्र गौहड़वाल के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रदेव के बाद गोविंद चंद्र गाहड़वाल का वंश का राजा हुआ। वह बड़ा प्रतापी शासक था। युवराज के रूप में ही उसने तुर्कों को आक्रमण को विफल कर दिया। पूर्व में उसने पालों की कमजोरी का लाभ उठाकर मगध के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया। पटना और मुंगेर अब उसके राज्य के अंग बन गए। उसके विजय पताका दक्षिणी मालवा तक फहराई। वह स्वयं दानी विद्वान था और विद्वानों का आदर करने वाला था। यानी कि चंद्रदेव के बाद कौन, गोविंद चंद्र गाहड़वाल का राजक बना। यानी कि गोविंद चंद्र कौन था, तो चंद्रदेव के बाद गाहड़वाल वंश का राजा था। और वह बड़ा ही प्रतापी और शासक, मतलब बड़ा ही उद्दानी और विद्वान था। फिर क्या है, उसने तुर्कों को आक्रमण, तुर्कों ने जो उस पर आक्रमण किया उसने युवराज के रूप में उसे विफल कर दिया। किस रूप में, युवराज के रूप में। और वह कहाँ तक, तो पश्चिमी भाग पर अधिकार जमा लिया और पटना मुंगेर उसके राज्य के अंग बन गए। उसका विजय पताका जो दक्षिणी मालवा तक ठहराया। तो ये सब इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ललितादित्य मुक्तापीड़, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कश्मीर के करकोट वंश का सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ था। वह बड़ा प्रतापी और विजयी राजा हुआ। उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन रजत रंगड़ी में मिलता है। रजत रंगड़ी किसकी रचना है, आप लोगों को पता होगा कि कल्हड़ की। उसने पंजाब तथा कन्नौज पर आक्रमण किया तथा कन्नौज नरेश यशोवर्मा के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया। वह मात्र विजेता ही नहीं वरन कला और साहित्य का संरक्षक भी था। वह बौद्ध और हिंदू धर्म में आस्था रखता था।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कहाँ-कहाँ उसने क्या-क्या किया। तो उसने पंजाब तथा कन्नौज पर आक्रमण किया, कन्नौज नरेश जो यशोवर्मा थे उसके क्या हुआ पश्चिमी भाग पर भी कब्जा कर लिया, और वह क्या हुआ विजेता ही नहीं बल्कि क्या था और कला और साहित्य का भी संरक्षक था। और वह किसमें आस्था रखता था? बौद्ध और हिंदू धर्म में रखता था। यदि आप लोगों को बौद्ध धर्म पढ़ना है तो बहुत अच्छे से वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो भी आप लोग सबका पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके ले सकते हैं। चहमानों का मूल स्थान कहाँ था, यानी चौहानों का मूल स्थान कहाँ था? तो साहित्यिक और अभिलेखिक साक्ष्यों के अनुसार चहमान सपादलक्ष के शासक थे। कहाँ? सपादलक्ष के शासक थे। पृथ्वीराज विजय में उनके प्रथम शासक वासुदेव की राजधानी अनंत देश में बताई गई, जो सांभर के निकट थी। पुष्कर क्षेत्र उनकी उत्पत्ति का स्थल बताया गया है। सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि चहमान मूलतः शाकंभरी सांभर क्षेत्र में उदित हुए। अहिच्छत्रपुर उनकी पहली राजधानी थी, वहां से पुष्कर और अजमेर की ओर बढ़े। फिर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अब जो क्वेश्चन बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कर देंगे। और यदि आप लोग को वीडियो नहीं पसंद आती है तो वीडियो को भाई लाइक मत करना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, पीडीएफ से आप अपना काम चला सकते हैं। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करो, सब कुछ करो, लेकिन आप लोगों को तो ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कि कन्नौज के आयुध वंश पर संक्षिप्त प्रकाश डाले। तो यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज में आयुध नामांत शासकों का उल्लेख मिलता है। इनमें वज्रायुध और चक्रायुध प्रमुख थे। वज्रायुध की राजधानी कन्नौज थी। कश्मीर नरेश जयापीड़ का समकालीन वज्रायुध था। इसके पश्चात इंद्रायुध कन्नौज की गद्दी पर बैठा। उक्त दोनों शासक एक ही वंश के थे, किंतु उनके मध्य संबंधों का कोई निश्चित आधार नहीं है। इंद्रायुध 783 से 784 ईस्वी में शासन कर रहा था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो जो आप लोगों के लिए जो फैक्ट थे, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और ये आप लोग को हर हाल में रट लेना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।